एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि 12th बोर्ड का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कई बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का ये पता नहीं है। बिहार बोर्ड जो है उसने अपना एग्जाम करा लिया और गवर्नमेंट जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जिस जिस स्टेट में 12th बोर्ड का एग्जाम नहीं हो पाया है, वो स्टेट बोर्ड हो, अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई। आगे आने वाले 10-15 दिनों में क्या डिसीजन होता है, ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि पढ़ाई करें तो टाइम क्या टारगेट लेकर के करें। अपना माइक ऑफ कर लीजिए अभिषेक। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी वैद्युत विद्रोह के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। आज निरक्षीय स्थिति में, विद्युत के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। वैद्युत विद्रोह हम लोगों को पता है कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखते हैं तो उन दोनों के युग्म को, दोनों से मिल करके जो तंत्र बनता है, जो सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। माध्यम से समझे तो मान लीजिए ये एक विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश हैं ए और बी, जिसका द्विध्रुव अक्ष ए बी है। सपोज करें बिंदु ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बिंदु बी पर प्लस क्यू चार्ज। लेटर्स सारे क्लियर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? आज थोड़ा कैमरा हमने दूर इसलिए रखा है कि पूरा बोर्ड नहीं आ पा रहा था, तो पूरा बोर्ड आ पाए इसलिए थोड़ा सा दूरी बढ़ा दिया है हमने। तो आप देख कर बताएं, दिखाई पड़ रहा है? कुछ लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए फिर देख। शुभम ओझा अपना माइक ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑन, माइक बंद कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। माइक अपना म्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। माइक बंद कीजिए। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, स्क्रीन टच कीजिएगा तो नीचे माइक का ऑप्शन आएगा, कैमरा का ऑप्शन आएगा। माइक वाले को टच कीजिएगा, माइक बंद हो जाएगा। कैमरा वाले को टच कीजिएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसी वैद्युत विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। ये हमारा मान लीजिए वैद्युत विध्रुव है जो दो आवेशों से मिलकर के बना, ए और बी। उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। ए के ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, बी के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है। विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा को विध्रुव अक्ष कहा जाता है। कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए। और इस विध्रुव अक्ष का मध्य बिंदु, या ये कहें कि दोनों आवेशों के मध्य जो बिंदु होता है उसको द्विध्रुव का न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु कहा जाता है। इस विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित है का मतलब ये हुआ, अभिषेक और खुशी कैमरा ऑन कर लीजिए। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब हुआ कि इस
द्विध्रुव अक्ष के लंबवत एक रेखा आप खींच दीजिए न्यूट्रल पॉइंट से, और इस रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, या इस लंब का कोई भी ऐसा बिंदु आप सिलेक्ट करते हैं जो किसी भी दूरी पर हो इस अक्ष से, तो उसको आप निरक्षीय स्थिति में मान सकते हैं। और इस निरक्षीय स्थिति में हमने कोई एक x दूरी पर, इस द्विध्रुव अक्ष से x दूरी पर बिंदु P लिया। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि जब दो आवेश हों और दोनों आवेशों के संयुक्त प्रभाव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो बारी बारी से दोनों आवेशों के कारण, या ऐसे कहें कि एक एक करके एक एक आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालनी चाहिए, और उसके बाद दोनों को सदिश योग नियम के द्वारा जोड़ करके और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। अब यहाँ बिंदु A पर -q आवेश है, जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा इस दिशा में, इसलिए बल जो होगा वो -q की दिशा में लगेगा, और जिस दिशा में बल लगता है तीव्रता भी उसी दिशा में होती है। इसलिए -q आवेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी? A की दिशा में, E1 की दिशा A की दिशा में। अगर B के कारण तीव्रता को देखा जाए तो बिंदु B पर पॉजिटिव चार्ज है, बिंदु P पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए बिंदु B पर जो आवेश है ये बिंदु P को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। इस दिशा में एक बल लगेगा +q आवेश के विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में बल लगेगा तो तीव्रता भी किस दिशा में होगी? बल की दिशा में। इसलिए तीव्रता E2 जो होगा वो B पॉइंट के विपरीत दिशा में। हमें पता है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है, जहां उदासीन बिंदु से एक आवेश की दूरी होती है। यहां से यह आवेश L दूरी पर है, यहां से B बिंदु जो है वो L दूरी पर है, और द्विध्रुव अक्ष से x दूरी पर हमने बिंदु P लिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मेन फार्मूला हमारे पास है E = q/4πε0r²। ये हमारा मूल फार्मूला है, जिसके द्वारा हम किसी भी बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास के किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें Q जो आवेश बल आरोपित कर रहा है, जिसके कारण तीव्रता उत्पन्न हो रही है, उसके आवेश का परिमाण है। 4πε0 कांस्टेंट है, और r उन दोनों आवेशों या जिस आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी। अब अगर इस फिगर में हम देखें तो यहाँ आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा। बिंदु A के लिए अगर देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा PAO। इस समकोण त्रिभुज में आधार आपका L है, लंब x है, तो बिंदु A से P के बीच की दूरी क्या होगी? √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मीन्स √x² प्लस L²। ठीक उसी तरह दूसरे तरफ देखा जाए तो यहाँ POB एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब हम B बिंदु के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें B से P के बीच की दूरी चाहिए। इसके लिए भी आधार L है, लंब आपका x है, तो ये कर्ण या B से P के बीच की दूरी हो जाएगी कितनी? तो √अंडर x² प्लस L²। सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। सारी वैल्यूज पता चल गई तो जो मेन हमारा फार्मूला है उस फार्मूले के ऊपर चलेंगे और पहले E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे। E1 कितना होगा भाई? तो हम जानते हैं कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर
अब Q के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस Q, क्योंकि बिंदु ए पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू माइनस Q है, तो ये हो जाएगा माइनस Q अपॉन 4π/ε0 इंटू दोनों के बीच की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर होता है इसलिए पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर चाहें तो रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं और यहां लिख सकते हैं E1 बराबर माइनस Q अपॉन 4π/ε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रही है बात? खुशी, कहीं दिक्कत होगी बाबू पूछिएगा, यहां समझ में नहीं आएगा घर पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो बिंदु बी पर प्लस Q चार्ज है, तो जो यहाँ हमने माइनस Q लिखा, अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस Q अपॉन 4π/ε0, दूरी तो पहले जितनी थी उतनी ही है, तो ये लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। दोनों तीव्रताओं का मान हमने निकाल लिया, ए के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, बी के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि ये दोनों तीव्रताएं एक दिशा में नहीं है, दोनों की दिशा अलग अलग है, और जब दो सदिश एक दूसरे के समान दिशा में नहीं हो तो सीधा सीधा आप उसको नहीं जोड़ सकते, उसके लिए आपको त्रिभुज नियम का प्रयोग करना पड़ता है, और त्रिभुज नियम का प्रयोग करने के लिए इसके घटकों का पता लगाना पड़ता है। अब हमें पता है, हमने 11th क्लास में वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है कि कोई भी सदिश अगर आपको इंक्लाइंड नजर आता है, तिरछा नजर आता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि उसके दो घटक एक साथ क्षैतिज और उदग्र दिशा में कार्य कर रहे होंगे। क्षैतिज घटक जो होता है वो कॉस थीटा से उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, जो उदग्र घटक होता है उसकी वैल्यू क्षैतिज घटक का कॉस थीटा से वैल्यू निकाला जाता है, उदग्र घटक का वैल्यू जो है वो साइन थीटा से निकाला जाता है। तो ये E1 जो इस दिशा में है, अगर इस कोण को हम थीटा माने, इस कोण को थीटा माने, तो ये कोण थीटा है, तो यहां से अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो ये कोण थीटा होगा, तो उसका एकांतर कोण ये थीटा हो जाएगा, होगा ना। और इन दोनों ये के बीच में एक ये आपका अभिलंब है और एक ये इसके पैरेलल लाइन खींची गई, ये थीटा कोण बना करके एक ही दिशा में वेक्टर आ रहा है, तो इसके दो घटक काम करेंगे, एक क्षैतिज दिशा में क्षैतिज घटक E1 का काम करेगा इस दिशा में, एक उदग्र घटक नीचे की ओर काम करेगा। क्षैतिज घटक जो लेफ्ट साइड काम करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी E1 cos थीटा, और जो उदग्र घटक नीचे की ओर काम कर रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी E1 sin थीटा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक उसी तरह से ये B के कारण जो E2 है, इस E2 के लिए अगर देखा जाए तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं, ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और जब इंक्लाइन वेक्टर E2 है तो इसके भी दो घटक काम करेंगे। ये देखिए इंक्लाइन कहाँ है, तो इसी लंब को अगर सीधा बढ़ा दिया जाए तो ये लंब आपका इस दिशा में जाएगा, तो एक उदग्र घटक ऊपर की ओर काम करेगा, क्षैतिज घटक इस दिशा में काम करेगा, इस E2 का क्षैतिज घटक इस दिशा में काम करेगा, E2 cos थीटा, और उदग्र घटक ऊपर की ओर काम करेगा, E2 sin, ऊपर की ओर का लेफ्ट साइड में E2 cos थीटा और नीचे E1 cos थीटा। तो चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जहां A से P की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी बिंदु B से भी P की है, तो जब दूरी और आवेश दोनों का मान समान हो तो जाहिर है कि तीव्रता E1 और E2 का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
जितना थीटा का मान ये है उतना थीटा का मान है, मतलब जितना थीटा यहाँ है उतना थीटा यहाँ है, कोण भी बराबर है, दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो E1 साइन थीटा नीचे की ओर जो काम कर रहा है उसी के बराबर E2 साइन थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर काम करेगा। अगर नीचे वाले तीव्रता के परिमाण को पॉजिटिव माना जाए तो ऊपर वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव लें तो नीचे वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा। विपरीत दिशा में जो वेक्टर आता है उसकी वैल्यू निगेटिव होती है क्योंकि cos 180 का मान -1 होता है। ठीक है, अब चूंकि दोनों तीव्रताएं जो उदग्र दिशा में काम कर रही हैं, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, वो एक दूसरे के समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, इसलिए एक दूसरे को प्रभावहीन कर देती है, जीरो बना देती है, और बिंदु P पर कुल तीव्रता केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में काम करता है, और क्षैतिज दिशा में E1 का घटक E1 cos थीटा है और E2 का घटक E2 cos थीटा है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बिंदु P पर तीव्रता की निकल जाएगी। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम जानते हैं कि बिंदु P पर बिंदु A एवं B के कारण, हम जानते हैं कि बिंदु P पर बिंदु A एवं B के कारण एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील उदग्र घटक E1 साइन थीटा एवं E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा एवं E2 साइन थीटा समान परिमाण में है, अतः इनका कुल परिणामी शून्य के बराबर होगा। अतः इनका कुल परिणामी शून्य के बराबर होगा। अब उदग्र घटक का परिणामी शून्य हो गया तो बचा क्या, केवल क्षैतिज घटक। पैराग्राफ चेंज। अतः बिंदु P पर क्षैतिज घटक के रूप में क्रियाशील अतः बिंदु P पर क्षैतिज घटक के रूप में क्रियाशील वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता अतः बिंदु P पर क्षैतिज घटक के रूप में क्रियाशील वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या बन गए, जीरो। चूंकि हम लोग ये भी तो जानते हैं कि E1 और E2 का परिमाण जो है वो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि E1 मॉड वेक्टर E1 बराबर मॉड वेक्टर E2, जब परिमाण निकालेंगे तो E1 और E2 का परिमाण बराबर है, E1 और E2 का परिमाण बराबर है, तो दोनों अलग अलग क्या लिखना है, E2 को भी E1 लिखा जा सकता है। अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। अब E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 2E1 cos थीटा। तो यहां लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू 2E1
कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दिख रहा होगा लेटर क्लियर। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से कहीं से भी आप क्या करें, ई की वैल्यू E1 या E2 की वैल्यू पुट कर दें। E1 यहाँ लिखा है तो E1 की वैल्यू पुट कर दें। समीकरण 1 से E1 का मान 4 में रखने पर, तो 4 में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर लिख देंगे 5। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जब परिमाण निकालते हैं तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, जब दिशा निकालेंगे तब चिन्ह जो है वो कोई मायने रखता है। क्योंकि E2 की वैल्यू रखते तो प्लस लेते, E1 की वैल्यू लिया तो माइनस लिया। मॉड में आने के बाद माइनस अपने आप क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, क्योंकि वैल्यू हम हमेशा परिमाण जब निकालते हैं तो पॉजिटिव निकालते हैं। ओके, अब क्या करें भाई, तो चित्रानुसार, चित्र के अनुसार इस समीकरण 5 में क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। चित्रानुसार समीकरण 5 में कॉस थीटा का मान रखने पर, चित्रानुसार समीकरण 5 में कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे। ये कोण थीटा है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान है L, कर्ण का मान है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा हो जाएगा L अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इक्वेशन 5 से हमें क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू -2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है अभिषेक, समझ में बात आ रही है? कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछते रहिएगा, आज नहीं तो कल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्टडी कीजिए। ये कॉस थीटा की वैल्यू है और ये वैल्यू तो यहां से हमने ले लिया है, इसको मॉड में ले लेंगे तो ये माइनस अपने आप चला जाएगा। परिमाण जब भी निकालते हैं तो मॉड में निकालते हैं, उसमें निश्चित दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू -2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ठीक है ना, जो रूट में होता है उसका पावर क्या हो जाता है, 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू -2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 है, और 1 + 1/2 बराबर क्या हो जाता है, 3/2। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 है। 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2।
ये एक इक्वेशन हमें मिल गया तीव्रता के लिए, जो मेन इक्वेशन, इसको याद रखना है। अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम पूछा गया एग्जाम में, उसमें तो सर जी आवेश का मान ही नहीं दिया गया। तब क्या दिया गया है भाई? तो उसमें तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे दिया गया है। तो कोई बात नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है? 2ql के बराबर होता है। तो इस 2ql को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण P लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि P बराबर 2ql, अतः उपरोक्त समीकरण से, चूंकि P बराबर 2ql होता है, इसलिए यहां से 2ql को हम P लिख दें तो ये हो जाएगा -P। P बराबर -P अपॉन 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। एक इक्वेशन आपका ये बन गया, E is equal to -P upon 4πε0 x square plus L square to the power 3/2। कोई दिक्कत? एक इक्वेशन इसको याद रखना है। जब आवेश दिया हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई हो, और इस द्विध्रुव अक्ष से बिंदु P कितनी दूरी पर स्थित है ये दिया गया हो, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हमें आवेश और दूरी नहीं दिया गया, हमें क्या दिया गया है? हमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है, और द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण दूरी, और इस दूरी का मान और द्विध्रुव की लंबाई दी गई है, तो हम नीचे वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और एक विशेष परिस्थिति, अगर द्विध्रुव की जितनी लंबाई है उसकी अपेक्षा बिंदु P काफी अधिक दूरी पर हो, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से बहुत ही ज्यादा हो, तो जैसे कल हमने एल स्क्वायर को इग्नोर किया था, आज भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए इग्नोर करने में, इसको लगभग 0 मान लेंगे। कि यदि एल स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, यदि एल स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो उपरोक्त समीकरण से, तो उपरोक्त समीकरण से क्या मिलेगा भाई? तो E बराबर E इज इक्वल टू -P अपॉन 4πε0 इंटू, अब एल स्क्वायर लगभग 0 हो गया, एल स्क्वायर जब 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 3। तो ये हो जाएगा इंटू एक्स टू दी पावर। ये हमारा मेन इक्वेशन लास्ट मिलता है, ये कंडीशनल है। ये उस समय केवल यूज करना है जब एल स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर से बहुत ही कम होगा। सवाल में एल की वैल्यू नहीं दी गई होगी तो हमें ये इक्वेशन यूज करना है। अगर एल और एक्स दोनों की वैल्यू दी गई होगी तो हमें ये यूज करना है। साथ में अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया हो, और यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी मान नहीं दिया गया है, हमें दूरी दी गई है, ये दूरी x दिया गया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई दी गई है, और आवेश का मान दिया गया है कि A और B बिंदु पर आवेश कितने हैं, Q का मान कितना है, तो हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो ये और ये तीनों इक्वेशन याद रखने हैं। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो शर्माइए नहीं, एकदम माइक अपना ऑन कीजिए और पूछिए। आज लगता है नेटवर्क थोड़ा ज्यादा कमजोर है, आप लोग बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं। हाँ, तो चार्ज नहीं कीजिएगा तो स्विच ऑफ ही होगा, और क्या होगा? चार्ज करके और पावर। चलिए, तो टेक्निकल इशू है, अब इसके लिए तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, है ना? वैसे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं अभी।
कल हम लोग नए टॉपिक के साथ तो नहीं आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एक कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ हमने बहुत बार, कई बार बता दिया है, उसको भी पढ़ करके आइएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ करके आइएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और कूलम्ब्स लॉ के बेस पर, और फिर टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।